नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। मैं मिस्टर टी आर नाइक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, फटाफट से सेशन में जुड़ जाए और हम तैयारी करते हैं। साथियों, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे यानी हमारा जो राजस्थान साहित्य के अंदर है, जो कि भाग तीसरा रहेगा। इससे पहले जो दो भाग है उसमें हम कह सकते हैं राजस्थान की जो बोलियां है, जो भाषा है, उनको है जो कि प्रमुख रूप से जो भाषा है उनको हम लोग है जो कि पढ़ चुके हैं। और आज के सेशन में हम स्टार्ट करते हैं। तो भाषा साहित्य का ये तीसरा भाग रहेगा, लेकिन भाषा राजस्थानी साहित्य इसको है जो कि आज हम शुरू करते हैं, जिसके अंदर कौन से जो कृत्य है, कौन से ग्रंथ है जो कि किसी भाषा के अंदर लिखे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं। आप लोग है जो कि नोटबुक और पेन लेके है जो कि बैठे जाए और साथ साथ नोट से बनाते रहना और अच्छे से समझने की कोशिश करें। जहां भी समझ में नहीं आए कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लगाए राजस्थानी साहित्य, ऊपर हेडिंग लगाए राजस्थानी साहित्य। राजस्थानी साहित्य। तो उसके बाद में अगर हम बात करें तो राजस्थानी साहित्य है उसको कितने भागों में है जो कि बांटा गया है। प्रमुख रूप से अगर बात करें तो राजस्थानी साहित्य का जो लेखन शैली है, साहित्य किस शैली में ले से मतलब हम कह सकते हैं साहित्य किसको कहा जाता है, जैसे कोई जो लिखा जाता है, जो ग्रंथ होता है, तो लेखन जो शैली है साहित्य की उसको दो भागों में बांटा गया है। किस किस भाग के अंदर? एक तो डिंगल शैली के अंदर और दूसरी है जो कि पिंगल शैली के अंदर। ऐसा किसने बांटा है? तो एक बार हम लोग है जो कि एक मैप की सहायता से है जो कि समझने की कोशिश करते हैं। पहले एक मैप ले लेते हैं, उसके बाद में चलो मैप बना लेते हैं ना। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। पहले मैप बना के उस ताकि है जो कि अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हमारा जो प्यारा राजस्थान है उसका मैप बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इसमें। ये है राजस्थान का मैप। इसको एलपी तेसितोरी ने, किसको? एलपी तेसितोरी, जो कि एक इटली का एक विद्वान था। अब उसके बारे में अगर हम बात करें तो एलपी तेसितोरी ने राजस्थानी जो भाषा साहित्य या फिर भाषा कह दो या फिर राजस्थानी साहित्य को दो भागों में बांटा। कितने भागों में? दो भागों में है जो कि इन्होंने बांटा था। कौन कौन से भाग होंगे? जैसे उन्होंने दो भाग मोटा मोटी तौर पे है जो कि बताए हैं। कौन कौन से होंगे? एक इधर वाले भाग को है जो कि उन्होंने कहा पश्चिमी राजस्थानी। क्या कहा था? पश्चिमी राजस्थानी। ठीक है, पश्चिमी राजस्थानी भाषा साहित्य, पश्चिमी राजस्थानी भाषा साहित्य। और इसको कहा है इन्होंने पूर्वी राजस्थानी। ठीक है, एक बार समझने की कोशिश करें। पूर्वी राजस्थानी भाषा साहित्य किसने कहा है ऐसा? एलपी तेसितोरी के अनुसार। लिख दीजिए एक दो। एलपी तेसितोरी के अनुसार, एलपी तेसितोरी के अनुसार राजस्थानी साहित्य को
दो भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा। कौन कौन से? पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। अब इन्होंने है जो कि पूर्वी राजस्थानी को क्या कहा है, यहाँ पे हम कह सकते हैं जो चारण जाति के जो लोग थे उनके द्वारा इस साहित्य को ज्यादा प्रयोग किया गया या फिर अपनाया गया, हम कह सकते हैं इस शैली का प्रयोग किया गया। यानी इस हम कह सकते हैं इसके अंदर जो प्रमुख रूप से जो भाषा है वो मारवाड़ी हो जाएगी ना। तो राजस्थान के अंदर है जो कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर कौन सी भाषा जो प्रमुख बोली है जो भाषा वो मारवाड़ी। तो इसको है जो कि इन्होंने कहा है डिंगल शैली। क्या कहा है? डिंगल शैली, डिंगल शैली कहा है। और इसमें चारणों के द्वारा इस भाषा शैली को अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया, इसलिए इसे चारण शैली भी कहा जाता है। इसलिए इसे चारण शैली भी कहा जाता है, चारण शैली, याद रखना। यानी हम कह सकते हैं जो पश्चिमी राजस्थानी को डिंगल शैली है जो कि इन्होंने कहा है, और चारणों के द्वारा अधिक मात्रा में इसको प्रयोग किया जाने पे है जो कि क्या, क्योंकि चारण जो कृतियां जो ग्रंथ है जो वचनिका हम जो भी कह सकते हैं वो लिखे हैं, तो वो जो चारणों ने है जो कि किस शैली के अंदर लिखे हैं, वो हम कह सकते हैं डिंगल शैली के अंदर अधिक सारे जो ग्रंथ है वो लिखे हैं, इसलिए इसको चारण शैली भी कहा जाता है। अब पूर्वी शैली की बात आती है, पूर्वी राजस्थानी साहित्य की बात आती है, राजस्थानी भाषा साहित्य। ठीक है, तो इसके बाद में इन्होंने है जो कि इसको कहा है पिंगल। क्या कहा है? पिंगल, पिंगल शैली। और इसको अधिक मात्रा में किसके द्वारा प्रयोग किया गया है? भाटों के द्वारा। यहाँ पे अधिक जमावड़ा हम कह सकते हैं किनका है? भाटों का, तो इसलिए इसे है जो कि भाट शैली भी इन्होंने कहा है। तो ये ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं, तो इतना समझने की कोशिश करें, उसके बाद में आगे बात करते हैं। तो सर्वप्रथम बात ये याद रखें कि राजस्थानी साहित्य अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसकी जो लेखन शैली है उसको दो भागों में बांटा गया है। वो कौन से? एक तो डिंगल शैली और दूसरी पिंगल शैली। जैसे कि हम बात कर सकते हैं याद कैसे रहेंगे, तो आपके लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, यानी जैसे कोई एक मैप है, जैसे अपन लिखते हैं वो अलग बात है और जब कोई चीज देखते हैं वो अलग है। तो जैसे ये मैप है, ठीक है, तो इसका जो राइट हैंड अपन जैसे इस मैप को देख रहे हैं, राइट हैंड है ये इसका पूर्व होगा और ये होगा इसका पश्चिम। ठीक है, पश्चिम, और ये हो जाएगा इसका पूर्व दिशा, और ऊपर हमेशा होगा उत्तर दिशा। कौन सी दिशा होगी? उत्तर, और नीचे होगी दक्षिण। तो आपको समझने के लिए कई बार क्या हो जाता है कि डिंगल शैली पश्चिमी राजस्थानी साहित्य को कहा गया है या फिर पूर्वी राजस्थानी साहित्य को कहा गया है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हम कह सकते हैं जैसे व्हाट्सएप पे आप क्या लगाते हो डीपी, तो डी से क्या आ जाएगा? डिंगल शैली, पी से हो जाएगा आपका है जो कि पिंगल शैली। तो इसमें हम बात करेंगे जैसे पश्चिमी राजस्थानी है जो कि आपके लेफ्ट साइड में पश्चिमी, इतना तो आपको पता चल गया कि जो राजस्थान का मैप है इसमें पश्चिमी राजस्थानी को है जो कि हम कह सकते हैं डी पहले आ जाएगा ना, डीपी पे, तो डी है जो कि डिंगल शैली कहा जाएगा और पी से है जो कि पिंगल शैली पूर्वी राजस्थानी को है जो कि कहा गया है। किनके द्वारा कहा गया है? ये अल्पितेश तोरी के द्वारा है, हम कह सकते हैं। एक विद्वान था इटली का, उसको यहाँ पे है जो कि बुलाया गया था। अब आगे हम पढ़ते हैं, तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक दो लाइन लिख लेते हैं पहले, उसके बाद में आगे समझते हैं। यहाँ तक ये एक बार लिख सकते हो अपने नोट्स में, नोट कर सकते हो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फिर डिंगल शैली को अलग से पढ़ते हैं और पिंगल शैली को है जो कि अलग से पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसकी उत्पत्ति किससे होती है और इसमें जो मुख्य जो बोली है वो कौन सी, भाषा कौन सी होती है, वो हम बात कर लेते हैं। और इन्होंने अपनी जो पुस्तक किस में ये दोनों भाग बताए हैं, इंडियन एंटीक्वेरी में, वो हम लोगों ने जो कि पीछे बात कर ली थी। तो मतलब हर क्लास में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहले हेडिंग जो लगाई थी हम लोगों ने राजस्थानी साहित्य, तो लेखन शैली के आधार पे हम बात कर सकते हैं राजस्थानी साहित्य को दो भागों में विभाजित किया गया है। लिखिए, लेखन शैली के आधार पर
आधार पर राजस्थानी साहित्य को दो भागों में विभाजित किया गया है, दो भागों में बांटा है। विभाजित किया गया है। कौन कौन से हो जाएंगे? एक नंबर लगा के लिखो, डिंगल, डिंगल शैली, और दूसरा हो जाएगा पिंगल शैली। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम डिंगल शैली के बारे में। पहले शुरू कर लेते हैं, एक नंबर लगा के लिख लो, डिंगल शैली। डिंगल शैली। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं डिंगल शैली के बारे में। तो पहले जान लेते हैं डिंगल शैली के बारे में। यानी हम बात कर सकते हैं डिंगल शैली को क्या कहा जा सकता है? डिंगल शैली को पश्चिमी राजस्थानी कहा जा सकता है, या फिर हम कह सकते हैं इसको मारवाड़ी साहित्यिक रूप है जो किसको माना जाता है। डिंगल शैली पश्चिमी राजस्थानी, या हम कह सकते हैं पश्चिमी राजस्थानी भाषा। तो अभी हम लोगों ने बात की थी, ये है जो कि भाषा इधर की वो पश्चिमी राजस्थानी भाषा कहा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं ये किसका रूप है? मारवाड़ी का रूप है। यहाँ पे हम कह सकते हैं पश्चिमी राजस्थानी के अंदर जो मुख्य बोली है वो जोधपुर, हम कह सकते हैं यहाँ पे तो प्योर जो मारवाड़ी बोला जाता है जिसको कहा जाता है ढड्ड की कहा जाता है। तो इधर है जो कि इस क्षेत्र में हम कह सकते हैं पश्चिमी राजस्थानी के अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है? मारवाड़ी। इसलिए जो पिंगल शैली है इसमें पश्चिमी राजस्थानी भाषा या मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है। ये हम चलो लिख लेते हैं। डिंगल शैली के बारे में अगर बात करें, पश्चिमी राजस्थानी भाषा या मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है, या मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है। ये जो डिंगल शैली है वो किसका एक साहित्यिक रूप माना जाता है? ये हम कह सकते हैं मारवाड़ी का साहित्यिक रूप मान लो, या फिर हम कह सकते हैं पश्चिमी राजस्थानी भाषा का है जो कि साहित्यिक रूप है माना जाता है डिंगल। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो कैसे होती है? जो गुर्जरी अपभ्रंश से है जो किसकी उत्पत्ति मानी जाती है? मारवाड़ी की। और इसे चारण शैली है जो कि, चलो वो बातें जो हम लोगों ने ऊपर लिखी थी वो इसमें है जो कि लिख लेते हैं ताकि आप अच्छे से नोट कर पाएंगे। और इसमें जो वीर रस की प्रधानता है जो कि इसके अंदर मानी जाती है। फिर हम बात करेंगे तो इन साहित्य को है जो कि 4 काल कर्मों के अंदर है जो कि विभाजित किया गया है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं आपके 1050 से है जो कि पहला जो काल है जिसको वीर गाथा काल जो कहा गया है। 1050 से आगे पढ़ लेंगे, एक बार समझने की कोशिश करें। और 1050 से 1450, 1450 से 1650, 1650 से है जो कि कौन सा हो जाएगा आपका 1850, और 1850 से है जो कि वर्तमान तक जो चल रहा है आधुनिक काल जिसको कहा गया है। तो ये आगे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। और इसमें आप 1-2 पॉइंट और लिखे कि पश्चिमी राजस्थानी ये हो गया, और इसको है जो कि चारणों के द्वारा अधिक प्रयोग किया गया, इसलिए इसे है जो कि चारण शैली भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से मानी जाती है। तो लिखिए एक बार, इसकी उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? गुर्जरी अपभ्रंश से। गुर्जरी अपभ्रंश से मानी जाती है या फिर हुई थी। ऐसे हम कह सकते हैं इसकी जो उत्पत्ति है वो किससे मानी जाती है? गुर्जरी अपभ्रंश से मानी जाती है। और इसे चारण शैली भी कहा जाता है। लिखे, इसे चारण शैली भी कहा जाता है। चारण शैली भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। कोष्टक में लिख दो, चारणों द्वारा अधिक प्रयोग या फिर चारणों द्वारा
सर्वाधिक प्रयोग, चारणों द्वारा सर्वाधिक प्रयोग, इसलिए क्या कहा गया, इसको चारण शैली कहा गया। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? और इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसमें वीर रस हम कह सकते हैं इसको, जो कि क्या कहा जाता है, वीर रस की प्रधानता है जो कि इसी काल के अंदर मानी जाती है। इसलिए यह भी है कि इसमें वीर रस की प्रधानता होती है, या फिर हम कह सकते हैं रहती है। और इसके अंदर जो मूल रूप से जो मुख्य ग्रंथ वो हमें कौन से देखने को मिलते हैं, इस मारवाड़ी भाषा के अंदर या फिर पश्चिमी राजस्थानी साहित्य के अंदर जो सोरठे होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो गद्य होते हैं, पद्य होते हैं, जो दोहे होते हैं, वो इसके अंदर है, जो कि मूल रूप से हमें इसका जो साहित्यिक रूप है वो हमें देखने को मिलता है मारवाड़ी भाषा का या फिर राजस्थानी भाषा का डिंगल शैली के अंदर। और एक जो विद्वान था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, वो क्या करता है, साहित्य का जो सर्वेक्षण करने के लिए है, जो कि इटली से एक विद्वान जो अभी हम लोगों ने बात की थी एल्पितेसी तोरी को है, जो कि यहाँ बुलवाता है और उससे है जो कि यहाँ का सर्वेक्षण है जो कि करवाया था। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। इन्होंने है जो कि राजस्थानी भाषा को 2 भागों के अंदर है जो कि बांटते हुए अपनी पुस्तक इंडियन एंटीक्वेरी में है जो कि बताया था। और कल हम लोगों ने जो बात की थी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की जो पुस्तक थी, इन्होंने राजस्थानी भाषा को कितनी भागों में बांटा है, 5 भागों में। वो कौन कौन से भाग थे कि इसकी जो पुस्तक थी उनका नाम बताइए, क्या नाम था? द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ना। तो उसके बाद में हम बात कर सकते हैं इनके बारे में। इसमें वीर रस की प्रधानता होती है, एक लिखे, इसमें वीर रस की प्रधानता होती है, प्रधानता रहती है, कि प्रधानता रहती है। इसमें वीर रस की है जो कि प्रधानता रहती है। और इसमें एक दो चीज और लिखी, 1-2 लाइन और लिखनी है कि इस शैली में जो साहित्यिक रूप किसके अंदर देखने को मिलता है, तो जो दोहे है, गद्य है, पद्य, सोरठ है, इसके अंदर है जो कि इसके इस शैली के जो हम कह सकते हैं, चलो यहां ऊपर लिख लो, इसका साहित्यिक साहित्य इसका जो साहित्यिक रूप है जो कि हम बात कर सकते हैं, इनमें है जो कि मिलता है इनका साहित्य, जैसे कि आपके सोरठे है, और बात कर सकते हैं दोहे है, छंद वगैरह इसमें है जो कि देखने को मिलते हैं। दोहे हैं, और हम कह सकते हैं इसके अंदर आपके जो गद्य है, गद्य, पद्य आदि में, आदि के रूप में मिलता है। आदि के रूप में मिलता है। ठीक है, तो ये इतना है जो कि फटाफट से लिखने की कोशिश करें, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फिर हम रिवीजन कर लेंगे, इसको अच्छे से पढ़े, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फटाफट से लिखने की कोशिश करें, स्क्रीनशॉट ले लो एक है ना फटाफट से, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ले लिया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। लिखिए, एक लाइन और लिखिए। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, किसने? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, अब्राहम ग्रियर्सन ने डिंगल साहित्य का सर्वेक्षण करने के लिए किसको बुलाया था? साहित्य के सर्वेक्षण के लिए इटली से किसको बुलाया था? इटली से जो इटली का एक विद्वान था, इटली से किसको बुलाया था?
एलपी तेसीतोरी को, एलपी तेसीतोरी को बुलाया था। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं सीधा आके पहले है जो कि कहाँ रुका था, बीकानेर में है, जो कि हम बात कर सकते हैं पृथ्वीराज राठौड़ के वहाँ है, जो कि कई टाइम तक वहाँ कई समय है जो कि इन्होंने बिताया था। तो हम कह सकते हैं एलपी तेसीतोरिन है जो कि बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को है जो कि डिंगल का जो होरेज उसकी उपाधि भी दी थी। अब हम कह सकते हैं ये नया नाम आपके सामने आ गया है, होरेज। होरेज क्या होता है? होरेज हम कह सकते हैं एक प्रसिद्ध कोई व्यक्ति था, एक प्रसिद्ध कवि था, रोमन का प्रसिद्ध कवि था। तो उसकी जो उपाधि है वो किनको दी थी? पृथ्वीराज राठौड़ को है जो कि दी थी। पृथ्वीराज राठौड़ का एक ग्रंथ भी था, कौन सा था? वेली कृष्ण रुक्मणी। कौन सा था? वेली कृष्ण रुक्मणी। ये ग्रंथ किसका था? पृथ्वीराज राठौड़ का। तो हम बात कर सकते हैं, एक लाइन ये लिखिए कि एलपी तेसीतोरी ने बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को है जो कि डिंगल का होरेज की उपाधि है जो कि प्रदान की थी। ये एक लाइन ये लिखिए, एलपी तेसीतोरी ने बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का होरेज बताया है। डिंगल का होरेज की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, तो अब होरेज से आप लिख सकते हो, होरेज एक प्रसिद्ध रोमन कवि था, है ना, प्रसिद्ध था, इसलिए उसकी जो इन्होंने है जो कि उनके हम कह सकते हैं उनके जैसा इनको बताया था, इनको है जो कि एक उपाधि बताई दी गई है ना। तो लिखो, तो लिख लो आप, चलो लिखवा देता हूं, कोष्टक में लिख लेना, प्रसिद्ध रोमन कवि जो होरेज, हम कह सकते हैं होरेज प्रसिद्ध एक रोमन कवि था। ठीक है, लिख लेना। और उसके बाद में हम बात कर सकते हैं जैसे कि डिंगल शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, और डिंगल शैली का जो सबसे पहले प्रयोग कहाँ पे किया गया है। इन बातों की अगर हम बात करें तो डिंगल शब्द का जो पहली बार प्रयोग है, या फिर हम कह सकते हैं जो उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, बांकीदास का एक ग्रंथ है जिसका नाम है कु कवि 32 से उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। और डिंगल शैली का सबसे पहली बार जो प्रयोग है वो कहाँ किया गया है, पिंगल शिरोमणि जो ग्रंथ है वो किसका है, कुशल लाभ का जो ग्रंथ है पिंगल शिरोमणि उसके अंदर है जो कि देखने को मिलता है। तो ये दो बात आप और लिखे, डिंगल शब्द का प्रथम बार उल्लेख कहाँ मिलता है, डिंगल शब्द का प्रथम बार उल्लेख, या फिर हम कह सकते हैं प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, बांकीदास के ग्रंथ कु कवि 32 में के ग्रंथ किस में मिलता है, कु कवि 32 में, कु कवि 32 में मिलता है। ठीक है, और डिंगल शैली का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया, कहां किया गया, डिंगल शैली का यानी हम कह सकते हैं डिंगल शैली का जो सबसे पहले जो प्रयोग है वो कहां पे किया गया, हम कह सकते हैं, चलिए बात कर लेते हैं, डिंगल शैली का पहली बार प्रयोग कुशल लाभ का एक ग्रंथ है पिंगल शिरोमणि, कुशल लाभ के ग्रंथ पिंगल शिरोमणि
पिंगल शिरोमणि में किया गया। पिंगले शिरोमणि में किया गया। ठीक है, दिख रहा है आप सभी को अच्छे से? तो लिखिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहां तक डिंगल से शैली के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद ही हम शुरू करते हैं पिंगल शैली के बारे में, थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। पिंगल शैली के बारे में जो सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है और ये किस भाषा के अंदर मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 1 नंबर पे हम लोगों ने पढ़ी डिंगल शैली और 2 नंबर लगा के लिखे पिंगल शैली। पिंगल शैली, ठीक है। अब इसकी उत्पत्ति की बात करें, किससे होती है? शोरसनी अपभ्रंश से। शोरसनी अपभ्रंश से। तो इसके बाद में हम बात कर सकते हैं, तो शोरसनी अपभ्रंश से जो कि इसकी क्या हो जाती है? उत्पत्ति मानी जाती है। और इसमें जो साहित्यिक रूप, यानी इसको और क्या कहा जाता है? पूर्वी राजस्थानी। उसको है जो कि पश्चिमी राजस्थानी कहा था, और इसको है जो कि साहित्यिक रूप के अगर अनुसार बात करें, इसको है जो कि हम कह सकते हैं ब्रज भाषा का साहित्य कह सकते हैं, या फिर है जो कि इसको राजस्थानी भाषा भी कहा जाता है। तो लिखिए उत्पत्ति शोरसनी अपभ्रंश से। अपभ्रंश से। और एक साहित्यिक रूप हम बात लिखें यहाँ पे, पूर्वी राजस्थानी भाषा। पूर्वी राजस्थानी भाषा या ब्रज भाषा का साहित्यिक रूप। ब्रज भाषा का साहित्यिक रूप, ठीक है। और उत्पत्ति लिख ली, और इसके बाद में हम कह सकते हैं इसे भाट शैली भी कहा जाता है। भाट शैली भी कहा जाता है। इसमें श्रृंगार रस भी होते हैं, हम कह सकते हैं। एक तो आपके है जो कि भक्ति रस होते हैं, प्लस है जो कि श्रृंगार रस के है जो कि इसमें प्रधानता रहती है। किसके रहते हैं? चलिए लिख लेते हैं। इसमें एक तो भक्ति रस तथा श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है। ठीक है, तो ये 2-3 चीज है जो कि इसके अंदर याद रखनी है। और हम बात कर सकते हैं इसके अंदर, इसके जो अधिकांश जो ग्रंथ है वो कौन से जो ग्रंथ है उसके अंदर हम आप कह सकते हैं जो पिंगल शैली मानी जाती है। तो जो अधिकांश जो राष्ट्रीय ग्रंथ है वो पिंगल शैली में है जो कि हमें देखने को मिलते हैं। जो भी राष्ट्रीय ग्रंथ है वो किस शैली में देखने को मिलते हैं? पिंगल शैली के अंदर मिलते हैं। तो एक लाइन ये भी लिख लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अधिकांश राष्ट्रीय ग्रंथ, राष्ट्रीय जैसे पृथ्वीराज राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय ग्रंथ है पिंगल शैली में मिलते हैं। शैली में मिलते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 चीज इसके अंदर है जो कि 2-3 लाइनें इसमें याद आपको रखनी है। फिर आगे बढ़ते हैं, यानी आपके है जो कि दोनों शैलियों के बारे में हम लोगों ने है जो कि पढ़ लिया।
डिंगल शैली के अंदर क्या था, पिंगल शैली के अंदर क्या है। डिंगल शैली के अंदर हम बात कर सकते हैं जैसे कि एल्पितेशितोरिन है जो किसको जो डिंगल का हॉरेज किसको बताया है, इसका सर्वेक्षण करने के लिए है जो कि जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन ने है जो कि इटली से एक विद्वान बुलाया जिसका नाम था एल्पितेशितोरी। वो आके है जो कि पहले बीकानेर के अंदर पृथ्वीराज राठौड़ के वहां रुकता है, तो उन्होंने है जो कि कह सकते हैं डिंगल शैली का जो हॉरेज की उपाधि पृथ्वीराज राठौड़ को है जो कि एल्पितेशितोरी ने जो कि प्रदान की थी। पिंगल हम कह सकते हैं पिंगल शैली पूर्वी राजस्थानी भाषा भी कहा जा सकता है, इसका पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप भी माना जा सकता है, ब्रज भाषा का साहित्यिक रूप भी माना जा सकता है। इसकी उत्पत्ति शौर सैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखो, मानी जाती है। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर एक बार लिख लो। भाट शैली से कहा जाता है, इसमें भक्ति रस और श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है। अधिकांश जो भी राजस्व ग्रंथ है, जैसे कि हम कह सकते हैं जो ग्रंथ कई सारे प्रकार के होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं आपके है जो कि ख्यात होती है वो अलग होता है, वो भी इन सभी के बारे में पढ़ेंगे कि ख्यात क्या होता है, इन सभी की परिभाषा पढ़ेंगे। ख्यात क्या होता है, एक जो होता है वचनिका ग्रंथ होता है, एक रासो ग्रंथ होता है, एक हम कह सकते हैं मृष्या जो ग्रंथ होते हैं, किसी के मरने के बाद में उसके वंशज के द्वारा है जो कि उसके वंश को आगे हम कह सकते हैं उसको विख्यात करने के लिए है जो कि लिखवाए गए जो ग्रंथ होते हैं, मरसिया यानी मरने के बाद में जो ग्रंथ लिखवाए जाते हैं। तो यहां तक लिख लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, फटाफट से लिखे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम बात कर सकते हैं आपके जो राजस्थानी जो साहित्य है उसको कालक्रम के अनुसार 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा है, जो अभी हम लोगों ने बात की थी सन के हिसाब से। तो एक बार आप लिखने की कोशिश, एक लाइन लिखो, एक बार हेडिंग लिखो, राजस्थानी भाषा को, राजस्थानी या फिर ऐसे लिखो कालक्रम के अनुसार, कालक्रम के अनुसार राजस्थानी साहित्य को, राजस्थानी साहित्य को 4 भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। बांटा है। अब वो 4 भागों की अगर बात करें तो पहला जो होगा आपका प्राचीन काल, कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा प्राचीन काल। 1 नंबर प्राचीन काल। ठीक है, प्राचीन काल। अब हम बात करें तो कॉस्ट लिखो 1050 से 1450 ईस्वी। ठीक है, जिसको वीर गाथा काल कहा जाता है। और 2 नंबर पे लिखो आप, हम कह सकते हैं इसको है जो कि आपके जो वीर गाथा काल हो जाता है। और दूसरा है जो कि इन सभी के बारे में बात कर लेते हैं, इसका जो काल की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 1450 से 1650। और तीसरे की बात करें तो ये हो जाएगा आपका है जो कि 1650 से 1850। और चौथा हो जाएगा, इन सभी के बारे में बात कर लेते हैं, साथ ही लिखवा दूंगा क्योंकि 2 बार लिखवाने की जरूरत नहीं है, एक बार समझा दूंगा। और 1850 से वर्तमान, 1850 से वर्तमान क्या कहा जाता है, जिसको आधुनिक काल कहा जाता है, आधुनिक काल। ठीक है, और इसको कहा जाता है वीर गाथा काल, वीर गाथा काल। ठीक है, इन सभी के बारे में अगर हम जाने तो ये जो एक बार लिखने की कोशिश नहीं करनी, एक बार हम समझेंगे। तो इनके बारे में अगर हम बात करें तो जो दूसरा है यानी इसको है जो कि आपके प्राचीन काल, ये पुराना जो समय है जो कि आपका 1050 से 1450 तक माना जाता है, जिसको वीर गाथा काल भी है जो कि कहा जाता है। और ये जो दूसरा है इसको कहा जाता है आपके भक्ति काल। क्या कहा जाता है? भक्ति काल। और ये आपके है जो कि कौन सा काल इसको है जो कि माना जाता है, ये पूर्व मध्य काल माना जाता है। और ये दूसरा है, तीसरा है जो कि उत्तर मध्य काल माना जाता है। इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा आपका पूर्व मध्य काल, और दूसरा उत्तर मध्य काल, और तीसरा है जो कि चौथा इसके बारे में हम बात कर सकते हैं जो कि आपके क्या कहलाता है, आधुनिक काल है जो कि कहलाता है, जिसको
हम कह सकते हैं विविध नए चेतना का काल है जो किसको माना जाता है। तो यहाँ पे लिखे ये आधुनिक काल। आधुनिक काल, इसको लिखिए पूर्व मध्य काल, पूर्वी लिखो पूर्वी मध्य काल, इसको लिख सकते हो आप उत्तर मध्य काल, उत्तर मध्य काल, ठीक है। और इसको कहा जाता है आपके रीति नीति काल, और है इसके बारे में हम बात करें तो वीर गाथा काल हो जाएगा, भक्ति काल हो जाएगा, इसको है जो कि क्या कहा जाता है, भक्ति काल कहा जाता है, और इसे कहा जाता है रीति व नीति काल। इन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। रीति नीति काल ये आपके है जो कि नए चेतना का, नव जो चेतना होती है, चेतना, विविध चेतना, उनके बारे में है जो कि इनको कहा जाता है विविध चेतना काल, ठीक है। तो ये हम लोग है जो कि आगे पढ़ते हैं। तो एक बार ये 4 लाइन अगर आप उतारें तो लिख सकते हैं। बाकी हम आगे पढ़ते हैं, जो ख्यात ग्रंथ है हमारे, जो वचनी का जो ग्रंथ है, उन सभी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। प्रश्न बहुत शानदार तरीके से यहाँ से जो बनेंगे, तो अपने जो यहाँ पे पढ़े हैं उससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं बनने वाला है। तो चलिए फटाफट से लिखने की कोशिश करें, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ये 4 चीज लिखे, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि कालक्रम के अनुसार कितने भागों में बांटा, इनको 4 भागों में। तो 1 नंबर लगा के लिखे प्राचीन काल, तो उसका काल के बारे में लिखे, 1 नंबर लगाएं। प्राचीन काल कोष्टक में लिखे 1050 से कौन सा हो जाएगा, 1450 ईस्वी, ठीक है, का काल। अब लिखे इसके अंदर कि इसे क्या कहा जाता है, अभी हम लोगों ने लिखा था, इसे क्या कहा जाता है, भक्ति रस, सॉरी, इसे कहा जाता है वीर गाथा काल। इसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय वीर रस की प्रधानता हम कह सकते हैं, जो कि एक ग्रंथ है जो लिखा गया, इसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है। तो ये लिखे, हम बात कर सकते हैं जैसे कि प्राचीन काल, जिसको और अन्य क्या किस नाम से जाना जाता है, वीर गाथा काल के नाम से भी इन्हें है जो कि जाना जाता है, क्योंकि इस समय वीर रस प्रधानता का जो साहित्य है वो लिखा गया था। लिखिए, क्योंकि इस समय वीर रस प्रधानता, वीर रस प्रधानता का साहित्य लिखा गया, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, वीर गाथा काल, ठीक है। और उसके बाद में हम बात करें तो इनके जो प्रमुख ग्रंथ है, इस काल के जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनके बारे में अगर बात करें, जैसे कि भरतेश्वर बाहुबली गौर है, और पृथ्वीराज रासो का जो ग्रंथ है जिसको चंद्रवरदाई ने लिखा था, हम बात कर सकते हैं, और एक है रणमल छंद। ये 3 इसके प्रमुख जो ग्रंथ है माने जाते हैं। तो इनके बारे में लिख लेते हैं। 3 लिखने हैं आपको इसके अंदर, 3 मुख्य जो ग्रंथ, इसके प्रमुख 3 ग्रंथ ऐसे हेडिंग लगाए, इस काल के प्रमुख ग्रंथ, इस काल के प्रमुख ग्रंथ, जिसमें पहला हम पढ़ेंगे आपके जो भरतेश्वर बाहुबली गौर है, जिसका लेखक था हम कह सकते हैं, किसका ग्रंथ है ये, वज्रसेन सूरी का ग्रंथ है, और राजस्थानी साहित्य का प्रथम ग्रंथ ये माना जाता है, राजस्थानी साहित्य का ये एक प्रथम ग्रंथ माना जाता है। फिर रणमल छंद, जिसका लेखक था हम कह सकते हैं श्रीधर व्यास, कौन था, श्रीधर व्यास था, और चंद्रवदाई के द्वारा एक जो रासो ग्रंथ था जिसके बारे में हम बात करें, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ।
और उसके बारे में बात करें तो ये इस काल में जो जैन लोग थे, जो जैन साहित्यकार थे, उनका भी इसके अंदर कई सारा जो योगदान है वो रहा है। किसके अंदर? पृथ्वीराज राजशोक ग्रंथ के अंदर। तो लिखिए पहले इसके अंदर कि इस काल में, इस काल के प्रमुख ग्रंथ लिखिए, इस काल के प्रमुख ग्रंथ। इसी काल के प्रमुख ग्रंथ। एक नंबर लगा के लिखिए भरतेश्वर, बाहुबली, गौर। भरतेश्वर, बाहुबली, गौर। गौर है ना, भरतेश्वर, बाहुबली, गौर। किसके द्वारा लिखा गया? वज्रसेन सूरी के द्वारा। ये क्या हो रहा है? वज्रसेन सूरी का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है ये? वज्रसेन सूरी का। एक है रणमल छंद। अब चलो इसके अंदर एक और लाइन लिख लेते हैं। ये इस काल का सबसे प्राचीन ग्रंथ कह सकते हैं, या फिर प्रमुख ग्रंथ, या फिर प्रथम जो ग्रंथ है ये इसका माना जाता है। राजस्थानी साहित्य का ये प्रथम ग्रंथ माना जाता है। राजस्थानी साहित्य का, राजस्थानी साहित्य का ये प्रथम ग्रंथ माना जाता है। प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, 2 नंबर लगा के लिखे रणमल छंद। रणमल छंद ये किसके द्वारा लिखा गया है? श्रीधर व्यास के द्वारा। श्रीधर व्यास का ग्रंथ है। ठीक है, और इसके अंदर आपको कोई ज्यादा लिखना नहीं है, इसके अंदर बस इतना लिखना है। और 3 नंबर लगा के लिखे पृथ्वीराज राजशोक ग्रंथ, चंद्रबरदाई ने जो लिखा था। पृथ्वीराज राजशोक ग्रंथ नीचे लिखूं कि यहां पे लिख देता हूं ना? 3 नंबर लगा के लिखो पृथ्वीराज राजशोक ग्रंथ। राजशोक ग्रंथ किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई ने लिखा। ठीक है, इसमें योगदान किसका रहा था? जैन साहित्यकारों का। इस राजशोक ग्रंथ के अंदर है जो कि किसका, यानी इस काल में हम कह सकते हैं जो किसका योगदान रहा था, तो सहायता किसकी रही थी? जैन साहित्यकारों का है जो कि मुख्य योगदान रहा था। लिखिए इस काल में, इस काल में जैन साहित्यकारों की, जैन साहित्यकारों का मुख्य योगदान रहा। मुख्य योगदान रहा। लिखिए इतनी बातें। प्राचीन काल के अंदर जो क्या क्या बातें थी, यानी प्राचीन जो काल था 1010 से हम कह सकते हैं 1050 से आपके 1450 का जो काल है वो प्राचीन साहित्य काल जिसको माना जाता है, वीर गाथा काल जिसको कहा जाता है। और उसके अंदर जो प्रमुख ग्रंथ है, इस काल के जो प्रमुख ग्रंथ है वो कौन कौन से माने जाते हैं? तो एक तो आपके जैसे भरतेश्वर, बाहुबली, गौर है, वज्रसेन सूरी ने लिखा था, और रणमल छंद है, श्रीधर व्यास ने लिखा था। भरतेश्वर जो बाहुबली, गौर है ये इस साहित्य का, राजस्थानी साहित्य का हम कह सकते हैं जो कि प्रथम ग्रंथ माना जाता है। एक है आपके पृथ्वीराज राजशोक ग्रंथ जो चंद्रबरदाई ने है जो कि लिखा था। इस काल में जैन साहित्यकारों का है जो कि मुख्य योगदान है जो कि रहा था। तो लिखिए, उसके बाद में आगे हम लोग है जो कि बढ़ते हैं। फिर 2 नंबर लिख के है जो कि हम लिखेंगे आपके पूर्व मध्यकाल पढ़ेंगे, जिसका काल जो कि आपके कौन सा 1450 से 1650 से माना जाता है। तो लिखिए फटाफट से। चलो बढ़ते हैं आगे। लिख लिया गया? उसके बाद में आगे बढ़ते हैं ना। चले लिखिए
2 नंबर लगा के लिखिए पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल कोष्टक में लिखे 1450 से 1650। इसको कौन सा काल भी कहा जाता है? पहला जो काल था उसको वीर गाथा काल कहा जाता है और इसको है जो कि भक्ति काल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? भक्ति काल भी कहा जाता है। इसमें संत साहित्य का है जो कि क्या रहा है? मुख्य योगदान रहा है। इसमें संत साहित्य का मुख्य योगदान रहा है। ठीक है, तो ये 2 नंबर लिखिए आप। पूर्व मध्यकाल 1450 से है जो कि कौन सा? 1650। इसमें संत साहित्य का है जो कि महत्वपूर्ण योगदान रहा है। महत्वपूर्ण लिखो या फिर मुख्य योगदान है जो कि रहा है। फिर 3 नंबर पढ़ते हैं हम, कौन सा रहेगा? जिसमें जो रीति नीति काल जो कहा जाता है, उत्तरी मध्यकाल। उत्तरी मध्यकाल आपके है जो कि लिख लेते हैं। चलिए 3 नंबर लगा के लिखे उत्तरी मध्यकाल। उत्तरी मध्यकाल ये कौन सा हो जाएगा आपका? 1650 से 1850 का जो काल है वो क्या कहलाता है? उत्तरी मध्यकाल है, जो कि राजस्थानी साहित्य के अंदर अगर बात करें तो इस काल को और अन्य क्या कहा जाता है? रीति नीति काल। इसे रीति नीति काल भी कहा जाता है। काल कहा जाता है। ठीक है, अब इन दोनों के बारे में, रीति और नीति काल के जो दोनों के अंदर जो ग्रंथ है उनके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। अब रीति ग्रंथ पढ़ लेते हैं, उसके बाद में नीति ग्रंथ पढ़ते हैं। तो नीति ग्रंथ के अंदर कौन कौन से ग्रंथ है? नीति ग्रंथ में जैसे राज्य रासोर्ट है, कृपाराम के द्वारा जो लिखा गया है, और आपके रमणीय रासोर्ट है। सोर्ट जो है वो किसके अंदर आ जाएंगे? आपके नीति ग्रंथ के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में हम रीति पढ़ लेते हैं। नीति ग्रंथ के अंदर जैसे राज्य रसोर्टा हो गया, और रमणीय रसोर्टा होगा, और आपने चक्रीय रसोर्टा, ये सभी है जो कि आ जाएंगे आपके नीति ग्रंथ के अंदर। ये आएंगे सभी नीति ग्रंथ के अंदर। और रीति ग्रंथ के अंदर हम बात करें, जैसे ढोला मारूरी चौपाइयां हैं, राम राशो है जो कि माधवदास के द्वारा लिखा गया, और रघुनाथ रूपक है जो कि मंछाराम के द्वारा लिखा गया। ये ग्रंथ है जो कि आ जाते हैं आपके रीति ग्रंथों के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं रीति काल के अंदर है जो कि लिखे गए ग्रंथ माने जाते हैं। तो ये लिखिए, उसके बाद में यहाँ पे चलो लिखवा देता हूं मैं साइड में इधर। ये लिखिए, आगे बढ़ देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलो 1 नंबर लगा के लिखे नीति काल। नीति काल, इसके अंदर सोर्ट है लिखने केवल। ठीक है, जैसे राज्य रसोर्ट है, रमणीय रसोर्ट है, राज्य रसोर्टा, किसके द्वारा लिखा गया? कृपाराम के द्वारा। ठीक है, 2 नंबर लिखे रमणीय रसोर्टा। ठीक है, 3 नंबर पे, यानी आपको क्या करना है? नीति काल के अंदर जो सोर्ट आते हैं वो किस काल के माने जाते हैं? नीति काल के है जो कि माने जाते हैं। और उसके बाद में है जो कि आपके हम कह सकते हैं जो नीति काल हो जाएगा। और रीति काल के अंदर है जो कि जैसे ढोला मारूरी चौपाइया है, रघुनाथ रूपक है, ये कई सारे जो ग्रंथ है उसके अंदर आपके माने जाते हैं। तो लिखिए चक्रीय रसोर्टा। चक्रीय रासोर्ठा, ये किसके द्वारा लिखा गया है? धर्मजी पुरोहित के द्वारा। धर्मजी पुरोहित। ठीक है, किसका ग्रंथ है? धर्मजी पुरोहित का। और रमणीय रसोटा किसका है? कन्हैया लाल का है। कन्हैया लाल। ठीक है,
तो ये तीन जो ग्रंथ है हम कह सकते हैं रीति काल के हैं जो कि ग्रंथ है माने जाते हैं। लिखिए, उसके बाद में वो लिख लेते हैं हम। इधर लिखो 2 नंबर लगा के, रीतिकाल, वो नीतिकाल हो गया, ये लिखो रीतिकाल। ठीक है। जैसे कि आपका एक जो मंचाराम का जो लिखा गया ग्रंथ है रघुनाथ रूपक है, और आपके ढोला मारूरी चौपाई है जो कि कुशल लाभ का ग्रंथ है। किसका है? कुशल लाभ का। राम राशो है जो कि माधवदास का ग्रंथ है। तो लिखिए ढोला मारूरी चौपाइयां, ढोला मारूरी चौपाइयां किसका ग्रंथ है? ये कुशल लाभ का। किसका है? कुशल लाभ। एक लिखो 2 नंबर पे राम राशो, राम राशो किसका है? माधवदास का। माधवदास का। और मंचाराम की हम बात करें तो ये 2 हो जाएंगे, और मंचाराम का है जो कि आपका रघुनाथ रूपक। एक और लिखो यहाँ पे 3 नंबर रघुनाथ रूपक, ये किसका है? मंचाराम का। तो ये लिखिए नीतिकाल के अंदर 3 ग्रंथ है, 3 ग्रंथ है जो कि आपके रीतिकाल के अंदर है। और उसके बाद में आगे हम पढ़ते हैं। तो 4 नंबर है जो कि आपका कौन सा हो जाएगा? काल हो जाएगा आधुनिक काल। आधुनिक काल जो कि आपके 1850 से है जो कि वर्तमान के अंदर माना जाता है। आधुनिक काल के अंदर हम पढ़ लेते हैं। लिखिए फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यानी हम कह सकते हैं जैसे कि जो विविध विधाओं का जो काल है वो कहलाता है आपका आधुनिक काल। तो 4 नंबर लगा के लिखें आधुनिक आधुनिक काल 1850 से वर्तमान। इसको क्या कहा जाता है? विविध विधाओं का जो काल है, जिसमें जो नई चेतनाएं आती हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो विविध विधाओं का जो काल होता है, और हम कह सकते हैं जो नवीन चेतना का जो काल है वो कहलाता है आपका आधुनिक काल, 1850 से वर्तमान में जो चल रहा है। इसमें हम बात कर सकते हैं इस काल में जो नवीन चेतना और जो जन जागृति होती है उसको उत्पन्न करने के जो अग्रणी साहित्यकारों की अगर बात करें तो आपके जैसे सूर्यमल जो मिश्रण है और बांकीदास है, इनको है जो कि माना जाता है। फिर राजस्थान साहित्य की कुछ विधाएं हम पढ़ेंगे, जिसमें आपके ख्यात है, वचनी का ग्रंथ है, राशो ग्रंथ है, मर्ष्य ग्रंथ है। ये सब है जो कि राजस्थानी साहित्य की विधाएं हैं जो कि हो जाएंगी। तो एक बार इसके अंदर हम बात कर सकते हैं, 2-4 जो लाइन है वो लिख लीजिए। विविध विधाओं का ग्रंथ काल कहा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं नवीन चेतनाओं का काल है जो किससे कहा जाता है। लिखिए विविध विधाओं का काल और नवीन चेतनाओं का काल। नवीन चेतनाओं का काल। विविध विधाओं का काल और नवीन चेतनाओं का काल माना जाता है। और इस ग्रंथ के या फिर इस काल के है जो कि बांकीदास और आपके है जो कि सूर्यमल मिश्रण, उनको क्या माना जाता है? जन जागृति जो उत्पन्न करने के जो अग्रणी साहित्यकार है जो कि इस काल के माने जाते हैं। या फिर ऐसे लिखे इस काल के जन जागृति उत्पन्न करने वाले साहित्यकार, किनको माना गया है? साहित्यकार। एक तो हो जाएगा आपके सूर्यमल मिश्रण,
सूर्यमल मिश्रण व बांकीदास को माना जाता है। बांकीदास को माना जाता है। ठीक है, तो उसके बाद में हम ये 2 लाइन इसके अंदर लिखनी थी और हम पढ़ लेते हैं उसके बाद में राजस्थानी साहित्य की विधाएं, जिसमें हम पढ़ेंगे आपके ख्यात लेखन। ख्यात लेखन किसने लिखा था, या हम कह सकते हैं ख्यात लेखन का जो प्रारंभ है वो किसके काल से माना जाता है। फिर हम प्रमुख जो ख्यातें हैं वो पढ़ेंगे, किन किन के जो ख्यातें हैं किसके द्वारा लिखी गई है। तो ख्यात लेखन का जो कार्य है वो हम कह सकते हैं अकबर के समय से है, जो कि प्रारंभ माना जाता है, अकबर के काल से। लिखिए एक लाइन और उसके बाद में लिखिए आप राजस्थानी साहित्य की विधाएं। राजस्थानी साहित्य की विधाएं हेडिंग लगाए। राजस्थानी साहित्य की विधाएं। ठीक है, तो इसमें आप लिखिए अब ख्यात। इसका प्रारंभ कब से माना जाता है? अकबर के काल से माना जाता है। प्रारंभ अकबर के समय से माना जाता है, या फिर हम कह सकते हैं काल से है, जो कि अकबर के काल से इसको है जो कि प्रारंभ माना जाता है। तो जो ख्यात लेखन का जो प्रारंभ है वो कब से माना जाता है? अकबर के समय से है, जो कि माना जाता है, समय से माना जाता है। अब बात यह आती है कि भाई ख्यात किसे कहा जाता है? ख्यात क्या होती है? जो इतिहास की जानकारी देने वाले ऐसे ग्रंथ, इतिहास की जानकारी देने वाले ऐसे ग्रंथ जो तत्कालीन शासकों के द्वारा अपने वंश की प्रशंसा या फिर जो वखान कराने के लिए, हम कह सकते हैं करने के लिए, जो गुणगान जो लिखाए जाते हैं उसे ख्यात कहा जाता है। तो लिखिए आप, हम बात कर सकते हैं जैसे कि इतिहास की जानकारी देने वाले ऐसे ग्रंथ है जो तत्कालीन जो उस समय के जो राजाओं के द्वारा है जो कि लिखवाए जाते हैं अपने वंश की प्रशंसा व बखान के लिए है, जो कि जो गुणगान में लिखाए गए ग्रंथ होते हैं। इतिहास की जानकारी देने वाले ऐसे ग्रंथ लिखिए। चलो मैं लिखवा देता हूं ना। ख्यात किसे कहा जाता है? परिभाषा। इतिहास की जानकारी देने वाले ऐसे ग्रंथ है, इतिहास की जानकारी देने वाले ऐसे ग्रंथ है जिनमें तत्कालिक शासक, तत्कालीन शासक अपने वंश का बखान या हम कह सकते हैं गुणगान में लिखाते हैं, गुणगान में लिखवाते हैं। क्या कहलाते हैं? ख्यात कहलाते हैं। यानी इतिहास की जानकारी देने वाले ऐसे ग्रंथ जिसमें जो तत्कालीन हम कह सकते हैं जो शासक होते हैं वो अपने वंश का बखान करने के लिए, वंश की प्रशंसा करने के लिए जो गुणगान में जो लिखवाए जाने वाले जो ग्रंथ है वो क्या कहलाते हैं? ख्यात कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर सकते हैं ख्यात लेखन का जो कार्य प्रारंभ कब माना जाता है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली, प्रारंभ इसका है जो कि अकबर के समय माना जाता है। दोबारा लिखे, ख्यात लेखन का प्रारंभ अकबर के समय से माना जाता है, ठीक है। तो ख्यात लेखन का जो प्रारंभ है वो अकबर के समय से माना जाता है। ख्यात किसे कहा जाता है हम लोगों ने बात के लिए। और सर्वाधिक जो ख्यातें हैं
वो किन के द्वारा लिखी गई है? चारणों के द्वारा लिखी गई है। चारण जो कवि थे उनके द्वारा लिखी गई है। लेकिन मुहणोत नैणसी एकमात्र ऐसे कवि थे जो चारण न होते हुए भी हम कह सकते हैं ख्यात लेखन को है जो कि लोकप्रिय उन्होंने बनाया था। तो एक लाइन ये भी लिखे इनके बारे में, सर्वाधिक ख्यातें हैं जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? चारण कवियों के द्वारा। सर्वाधिक ख्यातें चारण कवियों के द्वारा लिखी गई। चारण कवियों के द्वारा लिखी गई। लेकिन मुहणोत नैणसी जो ख्यात है सबसे प्राचीन ख्यात मानी जाती है। लेकिन मुहणोत नैणसी एकमात्र ऐसे कवि थे, जो चारण न होते हुए भी क्या करते हैं? ख्यात लेखन कार्य को है जो कि क्या करते हैं? ख्यात लेखन कार्य को है जो कि क्या करते हैं? हम कह सकते हैं जो कि लोकप्रिय बनाते हैं। तो लिखिए, ख्यात लेखन कार्य को लोकप्रिय बनाते हैं। कार्य को लोकप्रिय बनाते हैं। ठीक है। तो अब हम मैथ्स के बारे में बात करें तो राजस्थान के अंदर है जो कि जो ख्यात लेखन, यानी हम मैथ्स के बारे में बात करें, सबसे जो प्राचीन तो प्रमुख जो ख्यातें हैं उसमें पहले आपकी कौन सी आ जाएगी? मुहणोत नैणसी ख्यात आएगी। तो ये इसके बारे में हम पढ़ते हैं। लिखिए एक बार, इतना लिखे, प्रमुख ख्यातें हम पढ़ेंगे जिसमें आपकी आएगी मुहणोत नैणसी जो ख्यात है। किसने लिखी थी? मुहणोत नैणसी ने लिखी थी। और जिसमें जानकारी किसकी मिलती है लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख हम लिखे प्रमुख ख्यात ग्रंथ, हेडिंग लगाए प्रमुख ख्यात ग्रंथ। फिर पढ़ते हैं आगे इनके बारे में। प्रमुख ख्यात ग्रंथ, फिर पढ़ेंगे ख्यात ग्रंथ। पढ़ने के बाद पढ़ेंगे वचनिका। पहले किसके आ जाएगी ख्यात? एक नंबर पे मुहणोत। प्रमुख ख्यात के अंदर आ जाएगी मुहणोत नैणसी ख्यात। मुहणोत नैणसी ख्यात किसने लिखे थे? आगे लिखो डैश लगा के, मुहणोत नैणसी। मुहणोत नैणसी सबसे प्राचीन ख्यात ये मानी जाती है। और इसके अंदर जो जानकारी मिलती है वो किन की मिलती है? इसमें जो जसवंत सिंह प्रथम से के समय है जो कि ये ख्यात लिखी गई थी। इस ख्यात में राव सिंहा से जसवंत सिंह प्रथम की है जो कि जानकारी देखने को मिलती है। और उनका जो वंश है वो इसके अंदर हम कह सकते हैं राव सिंहा से जसवंत सिंह प्रथम का जो वंश था उसकी जानकारी इसके अंदर है जो कि देखने को मिलती है। हम कह सकते हैं वंशावली उसकी है जो कि मिलती है। ये मूल रूप से मारवाड़ी के अंदर लिखी गई है। ये मूल रूप से जो कि जो मुहणोत नैणसी ख्यात है मूल रूप से किसी भाषा के अंदर लिखी गई है, तो ये है जो कि मारवाड़ी भाषा के अंदर लिखी गई है, जिसका हिंदी के अंदर जो अनुवाद करने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था राम नारायण दुग्गड़ ने है जो कि इसका हिंदी में अनुवाद किया था। और इस ख्यात के अंदर राजपूतों की जो शाखा बताई गई है वो 36 शाखा बताई गई है और गोहिलों की है जो कि 24 शाखा बताई गई है। और राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है ये मानी जाती है मुहणोत नैणसी ख्यात।
तो इनके बारे में थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। मुहूर्त नेणसी सबसे प्राचीन ख्यात मानी जाती है। इसका लेखन मारवाड़ी भाषा में किया गया है। मारवाड़ी भाषा में किया गया है। ठीक है। इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? राम नारायण दुग्गड़ ने। हिंदी अनुवाद राम नारायण दुग्गड़ ने किया था। दुग्गड़ ने किया। ठीक है। सबसे प्राचीन ख्यात ये मानी जाती है। तो एक चीज लिखे, इसमें जानकारी की बात करें तो ये किसके समय लिखी गई? जसवंत सिंह प्रथम के समय लिखी गई ख्यात है। ये जसवंत सिंह प्रथम के समय लिखी गई। और आगे लिखे, इसमें किसकी जानकारी मिलती है? राव सिंहा से जसवंत सिंह प्रथम के वंश की जानकारी मिलती है। के वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं जसवंत सिंह प्रथम के समय लिखी गई। इसमें राव सिंहा से जसवंत सिंह प्रथम के समय की है जो कि जानकारी, उनके वंश की है जो कि जानकारी इसके अंदर है जो कि देखने को मिलती है। तो ऐसे लिख सकते हैं, राव सिंहा से जसवंत सिंह प्रथम तक के वंश की, है ना, तक के वंश की। ठीक है। और इसके बाद में लिख सकते हैं, एक लाइन ये भी लिखिए कि इसके अंदर है जो कि राजपूतों की 36 शाखाएं बताई और गुहिलों के है जो कि 24 शाखाएं बताई है। और मारवाड़ी के अंदर है जो कि मूल रूप से लिखी गई है। और इसके बाद में प्राचीन, सबसे प्राचीन है जो कि ये ख्यात है, प्राचीन मानी गई है और सबसे विस्तृत ख्यात है। एक लाइन ये भी लिख लीजिए, ये राजस्थान की सबसे प्राचीन का मतलब पुरानी, प्राचीन व विस्तृत ख्यात है। इसमें राजपूतों की कितनी शाखाएं बताई है? इसमें राजपूतों की 36 शाखाएं बताई है। शाखाएं व गुहिलों की 24 शाखा बताई है, शाखाएं बताई है। ठीक है। तो ये बातें हैं जो कि आपको मुहूर्त नेणसिरी ख्यात के अंदर लिखनी है। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रमुख ख्यात ग्रंथ के अंदर मुहूर्त नेणसिरी ख्यात है जो कि सबसे प्राचीन व विस्तृत मानी जाती है। इसके अंदर हम लोगों ने इतने जो बात की थी, इसके अंदर जो जानकारी मिलती है राव सिंह से लेकर के है जो कि जसवंत सिंह प्रथम तक के वंश के है जो कि जानकारी इसके अंदर देखने को हमें मिलती है। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर लगा के लिखे। 1 नंबर हो गए आपके मुहूर्त नेणसिरी ख्यात और 2 नंबर पे लिखे बांकी दासरी ख्यात। उसके अंदर हम पढ़ लेते हैं बांकी दासरी ख्यात। बांकीदासरी ख्यात किसके द्वारा लिखी गई? बांकीदासरी ख्यात है तो बांकीदास के द्वारा लिखी गई, जिसका नाम आ जाता है जैसे कि हम कह सकते हैं बांकीदासरी ख्यात, तो बांकीदास के द्वारा है। और जैसे मुहूर्त नेणसिरी की, तो ये कई सारे ऐसे जो ख्यात या फिर जो ग्रंथ है
जिनके नाम से बनी है तो वो उनके द्वारा, जैसे कि हम राष्ट्र ग्रंथ की बात करें पृथ्वीराज राष्ट्र, तो वो तो चंद्रप्रदाय के द्वारा लिखे गए हैं। तो ऐसे हम बात कर सकते हैं, कई सारे जो ग्रंथ है वो उनके नाम पे हम याद कर सकते हैं। तो ये किन के द्वारा लिखा गया है? बांकीदास के द्वारा। जैसे जोधपुर ख्यात है, जैसे जोधपुर की ख्यात है, दो जोधपुर की ख्यात है, एक तो हम कह सकते हैं मुरारदान के द्वारा लिखी गई है, और दूसरी जो है कि हम बात कर सकते हैं आयदान, जो खिड़िया आयदान के द्वारा लिखी गई है, जो चारण कवि थे। दोनों के अंदर जोधपुर के राठौड़ वंश की जानकारी मिलती है, ये भी हम पढ़ लेंगे। तो पहले हम बात कर सकते हैं बांकीदासरी ख्यात के अंदर जो जानकारी किसकी मिलती है, इसके अंदर जोधपुर के राठौड़ वंश की जो जानकारी मिलती है। ये ख्यात किसके समय लिखी गई थी? मानसिंह के समय है जो कि ये ख्यात लिखी गई थी। इसमें इसको जो संलग्न यानी एक साथ न लिख के है, जो कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में इसको लिखा गया, इसलिए इसे हम कह सकते हैं बांकीदासरी बातां भी कहा जाता है। पहले इसमें लिखे जानकारी किसकी मिलती है? इसमें जोधपुर के राठौड़ राजवंश की जानकारी मिलती है, राठौड़ राजवंश की है जो कि जानकारी इसके अंदर मिलती है। लिखे इसमें जोधपुर के राठौड़ वंश की जानकारी मिलती है, राठौड़ वंश की जानकारी मिलती है। इसको एक साथ न लिख करके है जो कि इसको टुकड़ों के अंदर लिखा गया। इस ख्यात को संलग्न, ऐसे लिख दो, संलग्न न लिखकर टुकड़ों के अंदर लिखा गया, छोटे 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 टुकड़ों में लिखा गया। टुकड़ों में लिखा गया, लिखा गया, इसलिए क्या कहा जाता है? छोटे छोटे टुकड़ों में लिखा गया, इसलिए इसे बांकीदासरी बातां भी कहा जाता है। इसलिए इसे बांकीदासरी बातां भी कहा जाता है, बातां भी कहा जाता है। ठीक है, बांकीदासरी बातां, बांकीदासरी ख्यात को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको संलग्न एक साथ न लिख करके है जो कि इसको अलग अलग भागों के अंदर है जो कि लिखा गया था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? बांकीदासरी बातां कहा जाता है। और इसके अंदर आप लिखे कि ये किसके समय में लिखी गई थी, तो ये मानसिंह के समय लिखी गई थी। एक लाइन और लिखी, ये ख्यात मानसिंह के समय है जो कि लिखी गई थी। यह ख्यात मानसिंह के समय लिखी गई थी। किस समय लिखी गई थी? ठीक है, तो लिखे 2 नंबर लगा के, और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जैसे 3 नंबर लगा के दो जोधपुर की जो ख्यात हम लिखेंगे, एक तो मुरारदान के द्वारा लिखी गई, एक खिड़िया आयदान के द्वारा लिखी गई है, जो चारण कवि थे। उसके अंदर भी जोधपुर हम कह सकते हैं राठौड़ वंश की जानकारी मिलती है, जोधपुर के राठौड़ वंश की जानकारी उसी के अंदर मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा? 3 नंबर के अंदर लिखे, 3 नंबर लगा के लिखे। 3 नंबर इसमें 2 लिखनी है, एक तो जोधपुरी ख्यात 2 है, जोधपुरी ख्यात। ठीक है, 2 नंबर लिखे, 2 नंबर भी एक जोधपुरी ख्यात और लिखनी है। जोधपुरी ख्यात। अब एक की बात करें, ये तो है जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? मुरारदान के द्वारा, मुरारदान के द्वारा लिखी गई है।
और ये है खिड़िया आइदान के द्वारा लिखी गई है। खिड़िया आइदान, कोष्टक में लिख दो, चारण कवि थे। ठीक है, और इन दोनों में जोधपुर के राठौड़ वंश की जानकारी मिलती है। इसमें बात करें जोधपुर के राठौड़ वंश, जोधपुर के राठौड़ वंश की जानकारी, वंश की जानकारी, जोधपुर के राठौड़ वंश की जानकारी मिलती है। और इसके अंदर भी क्या, जोधपुर के राठौड़ वंश की जानकारी मिलती है। वंश की जानकारी मिलती है। और उसके बाद में हम बात करें, जैसे कि जोधपुर विख्यात 2 है, तो इसके अंदर आपको सेम चीज, केवल ये याद रखना है कि जोधपुर विख्यात अगर प्रश्न पूछ ले तो इन दोनों का नाम तो आएगा नहीं। ठीक है, तो आप कहीं ऐसे नहीं कि मुरारदान का नाम आया नहीं, आपने वो याद कर रखा है तो खिड़िया आयदान आ गया, तो ये भी सही होगा, क्योंकि इन्होंने भी जोधपुर विख्यात जो कि 2 रूप में लिखी गई है, 2 लिखी गई, एक को है जो कि खिड़िया आयदान ने लिखा है और दूसरी है जो कि मुरारदान ने लिखा है। दोनों के अंदर हम बात कर सकते हैं जोधपुर के राठौड़ वंश की जानकारी मिलती है। 4 नंबर लगा के लिखना है आपको, मुंडियार ख्यात। 4 नंबर लगा के लिखिए, मुंडियार ख्यात। मुंडियार ख्यात। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, पहले पढ़ लेते हैं। जो इसके लेखक थे चेतन दान बारठ, चेतन दान बारठ के द्वारा जो कि मुंडियार ख्यात लिखी गई। तो इसमें हम बात करें तो जोधपुर के जो राठौड़ वंश की जानकारी मिलती है इसके अंदर भी, और राव सिंह से जसवंत सिंह प्रथम तक की है जो कि वंशावली इसके अंदर मिलती है, जो कि हम बात कर रहे थे मुणोत नैणसीरी ख्यात के अंदर। तो इसमें भी आपके राव सिंह से है जो कि जसवंत सिंह प्रथम की जानकारी मिलती है, लिख लेते हैं। और फिर हम बात करेंगे दयालदास की ख्यात, जो कि दयालदास के द्वारा लिखी गई, बीकानेर के राठौड़ वंश की जानकारी मिलती है उसके अंदर, और 2 भागों में वो बंटी हुई ख्यात है। एक तो आपके 2 भागों में, एक तो पहला जो भाग है उसके अंदर तो राव बीका से है जो कि राव सरदार सिंह तक की जानकारी मिलती है, और दूसरा है जिसके अंदर हम बात करें तो राव सिंह से बीका तक की जानकारी मिलती है। 2 भाग है। और उसके बाद में हम बात कर सकते हैं जैसे कि जैसलमेर राज्य ख्यात, जिसको आपके अजीत मल के द्वारा लिखा गया, जैसलमेर के जो भाटी राजवंश है उसकी जानकारी उसके अंदर देखने को मिलती है जोधपुर के। तो इसके अंदर लिखे, तो इसका लेखन हम कह सकते हैं चेतन दान है जो कि बारठ ने किया था। लिखिए, चेतन दान बारहट। ये बारहट होता है या बाहरट होता है? चलो देखेंगे, चेतन दान बाहरट होता है, बाहरट। ठीक है, हिंदी पे थोड़ा ध्यान दे लेता है ना साथ में। तो मुंडियार जी जो ख्यात है, इसमें भी जोधपुर राज्य की जो कह सकते हैं राठौड़ वंश की जानकारी मिलती है। जोधपुर के राठौड़ वंश की जानकारी मिलती है, जोधपुर के राठौड़ वंश की जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है। इसमें हम बात कर सकते हैं किसका इतिहास मिलता है, तो किन के समय का है, जो कि हम बात कर सकते हैं राव सिंह से, राव सिंह से जसवंत सिंह प्रथम, जसवंत सिंह प्रथम तक के वंश की जानकारी मिलती है, या के वंशावली मिलती है, के वंश की
जानकारी मिलती है। ठीक है, बाकी आप लिख लेना, जानकारी मिलती है। और उसके बाद में आप लिखे 5 नंबर लगा के दयालदास रिख्यात, वो जो 2 भागों के अंदर है, दयालदास रिख्यात, दयालदास के द्वारा लिखी गई बीकानेर के राठौड़ वंश की जानकारी मिलती है। पांच नंबर लगाएं। दयालदास रिख्यात, दयाल दास बीकानेर के है, जो कि राठौड़ राजवंश के जानकारी इसके अंदर मिलती है। इसको 2 भागों के अंदर जो विभाजित किया गया है, कौन से, बीका से सरदार सिंह, और हम कह सकते हैं बीका से सरदार सिंह हो गया, और सिंहा से बीका तक की जानकारी मिलती है। इसमें जानकारी की बात करें, इसको 2 भागों में बांटा है। इसमें बीकानेर राठौड़ राजवंश की जानकारी मिलती है। इसमें बीकानेर के राठौड़ राजवंश की जानकारी, राठौड़ वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, और लिखिए इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया है। कौन से हो जाएंगे? पहला जो भाग है उसके अंदर किन की जानकारी मिलेगी? लिखो पहला भाग ठीक है, जिसमें आपके हो जाएगी राव बीका से हम बात कर सकते हैं किन के बारे में? और जो दूसरा भाग है उसमें सिंहा से बीका तक की, और पहला है जो कि बीका से सरदार सिंह की है, जो कि जानकारी इसके अंदर देखने को मिलती है। तो ये दोनों लिख लो। चलो, इसमें बीका से सरदार सिंह तक की जानकारी, ठीक है। और दूसरे में लिखो राव सिंहा से बीका तक की जानकारी। तो ये 2 इसके भाग माने जाते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं, 6 नंबर लगा के लिखो जैसलमेर राज्यरी ख्यात, जो कि हम बात कर सकते हैं किसने? अजित मल के द्वारा लिखी गई, जिसमें जैसलमेर के जो भाटी राजवंश है उसकी जानकारी देखने को मिलती है। जैसलमेर राज्यरी ख्यात, 6 नंबर लगा के लिखो जैसलमेर राज्यरी ख्यात। किसके द्वारा लिखी गई है? अजित मल। इसमें किसकी जानकारी मिलती है? जैसलमेर के भाटी राजवंश की है, जो कि हम राजवंश को या फिर हम कह सकते हैं वंश की जानकारी मिलती है। जैसलमेर के भाटी जो शासक है, भाटी राजवंश की, जैसलमेर के भाटी राजवंश की जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है। और जैसलमेर के भाटी राजवंश की जानकारी मिलती है। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो उसके बाद में है जो कि ये हो जाती है हमारे जो 4 ग्रंथ। कौन से ग्रंथ है? ख्यात ग्रंथ। ठीक है, 6 जो ख्यात ग्रंथ आ जाते हैं। फिर हम पढ़ लेते हैं आपके वचनिका ग्रंथ। क्या पढ़ेंगे? वचनिका ग्रंथ।
तो हेडिंग लगे वचनिका ग्रंथ, उसके बाद में हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि प्रमुख जो वचनिका ग्रंथ कौन कौन से हैं और वचनिका ग्रंथ आखिर है जो कि कहा किसे जाता है, वचनिका ग्रंथ किसे कहा जाता है। यानी ऐसे ग्रंथ जिसमें चंपू शैली, किस शैली का प्रयोग किया जाता है, चंपू शैली का प्रयोग किया जाता है। और अगर हम बात करें कोई एक वर्ण होता है, चंपू शैली का मतलब यानी कोई एक वर्ण होता है उसका बार बार क्या किया जाता है, उल्लेख किया जाता है, जिसका बार बार उल्लेख किया जाता है, तो इसलिए वचनिका ग्रंथ को है जो कि हम कह सकते हैं अत्यानुप्रास भी कहा जाता है। प्रमुख वचनिका जो ग्रंथ अगर पढ़ें, जैसे कि अचलदास खींचीरी जो वचनिका है शिवदास गार्डन ने लिखी थी, उसके बारे में बात करें तो राजस्थान साहित्य की ये पहली वचनिका मानी जाती है। मूणोत नैणसीरी जो ख्यात है वो राजस्थानी साहित्य की पहली ख्यात मानी जाती है, प्राचीन जो ख्यात मानी जाती है। और वचनिका के अंदर बात करें तो अचलदास खींचीरी जो हम कह सकते हैं वचनिका है शिवदास गार्डन के द्वारा लिखी गई, ये पहली वचनिका है जो कि मानी जाती है, पहला वचनिका ग्रंथ, जिसके अंदर है जो कि गागरोन का जो प्रथम शाखा हुआ था, कब हुआ था, 1423 ईस्वी में, उसकी जानकारी देखने को मिलती है। किनके बीच हुआ था, मालवा का शासक था, हम बात कर सकते हैं होशंग शाह, जिसको अलिफ खां गोर भी कहा जाता है। उनके आक्रमण के समय में हम कह सकते हैं जो ये 1423 ईस्वी के अंदर जो शाखा हुआ था पहला, उसकी जानकारी मिलती है। अचलदास खींची इसमें है जो कि केसरिया करता है, और जौहर है इसकी जो पत्नी थी लाला मेवाड़ी, वो है जो कि इसके अंदर जौहर करती है। इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये लिख लिया गया, आगे लिखिए वचनिका ग्रंथ। आवाज आप सभी तक अच्छे से आ रही होगी, या फिर एक बार मैं चेक कर लेता हूं ना। वचनिका ग्रंथ, कई सारे ग्रंथ पढ़ेंगे हम, जैसे कि राशो ग्रंथ है, वचनिका ग्रंथ है, ख्यात ग्रंथ है, मरसिया ग्रंथ है, इसमें और भी अन्य जो ग्रंथ हो गए उन सभी के बारे में सेशन में हम बातें करेंगे। तो आवाज अच्छे से आ रही है, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब हम परिभाषा लिख लेते हैं कि ऐसे ग्रंथ जिसमें चंपू शैली का प्रयोग देखने को मिलता हो। लिखे, ऐसे ग्रंथ जिसमें किस शैली की बात कर रहे हैं हम, चंपू शैली, चंपू शैली का प्रयोग देखने को मिलता हो या फिर प्रयोग मिलता हो, जिसमें क्या किया जाता है, एक वर्ण का बार बार उल्लेख किया हुआ हो, जिसमें एक वर्ण का बार बार उल्लेख किया हो, उसे क्या कहा जाता है, उसे अत्यानुप्रास भी, उसे अत्यानुप्रास भी कहा जाता है। ठीक, तो ये तो हो गई वचनिका ग्रंथ की परिभाषा, यानी वचनिका ग्रंथ किसे कहा जाता है। अब आप प्रमुख वचनिका ग्रंथ हेडिंग लगा के उसके अंदर पहली जो लिखे अचलदास खींचीरी वचनिका, प्रमुख वचनिका ग्रंथ। प्रमुख वचनिका ग्रंथ, अचलदास खींचीरी वचनिका। अचलदास खींचीरी वचनिका किसके द्वारा लिखी गई है, शिवदास गार्डन के द्वारा, शिवदास गार्डन, राजस्थान की हम कह सकते हैं सबसे प्राचीन
या फिर पहली जो वचनिका ग्रंथ ये माना जाता है। राजस्थान साहित्य की पहली वचनिका, राजस्थान साहित्य की पहली वचनिका ग्रंथ, पहली वचनिका पूछ लिया एग्जाम में। राजस्थान साहित्य की जो पहली वचनिका कौन सी मानी जाती है? अचलदास खींचीरी वचनिका मानी जाती है। फिर हम बात कर सकते हैं इसके बारे में, इसी वचनिका के अंदर किसके बारे में जानकारी देखने को मिलती है? तो हम कह सकते हैं जो गागरोन का प्रथम शाके की जानकारी इसके अंदर देखने को मिलती है, जो 1423 ईस्वी के अंदर जो मालवा के शासक होशंग शाह, जिसको अल्फ का गौर भी कहा जाता है, उसके समय में है, जो कि हम कह सकते हैं। चलिए आगे इसके बारे में लिख लेते हैं। इसमें गागरोन के प्रथम शाके की जानकारी मिलती है। गागरोन के प्रथम शाके की जानकारी मिलती है। प्रथम शाके की जानकारी मिलती है, जो 1423 ईस्वी में 1423 ईस्वी में मालवा के शासक होशंग शाह, 1423 ईस्वी में मालवा के शासक कौन था? होशंग शाह। होशंग शाह, जिसको क्या कहा जाता है, अन्य नाम की बात करें, दूसरा नाम था इसका अल्फ खां गौर। अल्फ खां गौर, ठीक है, के समय में हुआ था, के समय में हुआ। यानी ये जो प्रथम शाखा है वो किसके समय में हुआ था? यानी मालवा का जो शासक था, कह सकते हैं होशंग शाह, अल्प खा गौर भी जिसका दूसरा नाम था, इसके आक्रमण के समय में है, जो कि हुआ था। यहाँ पे ऐसे लिखी, उसके आक्रमण के समय ना। बाकी यहाँ पे केसरिया तो किसने किया था? अचलदास ने। के आक्रमण के समय, क्या हुआ था? के समय हुआ था, शाका हुआ था। समझ में आ रहा है? अच्छे से दिख रहा है सभी को? और इसके अंदर एक बात और लिखनी है, इसमें जो केसरिया किसने किया था? इस साके अचलदास खिंची ने किया था। और केसरिया करते हैं गागरोन साके के अंदर, और जो इनकी पत्नी थी लाला मेवाड़ी, वो क्या करती है? जोहर करती है। यहां पे लिखूंगी। केसरिया लिखूं? केसरिया अचलदास खींची। केसरिया करते हैं इस साके में, और इनकी पत्नी लाला मेवाड़ी, पत्नी लाला मेवाड़ी क्या करती है? जोहर करती है। जोहर करती है। किसकी बात कर रहे हैं हम? गागरोन शाखे की। गागरोन साके में कब हुआ था? 1423 में। ठीक है, तो ये लिखिए इतना फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर बस इतना ही था। और
एक दूसरी जो वचनिका ग्रंथ एक और है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। वो है वचनिका रतन सिंह राठौड़ महेश दासोत्री, जो कि जग्गा खिड़िया के द्वारा लिखी गई थी, जिसका उल्लेख यानी जिसमें किसका उल्लेख मिलता है, जो ये ग्रंथ है हम कह सकते हैं वचनिका, उसमें एक तो आपके रतलाम के जो रतन सिंह थे, रतन सिंह राठौड़, और बीकानेर का था महेश दासोत की जो वीरता का बखान इसके अंदर किया गया है। वीरता पे ये एक वचनिका ग्रंथ लिखा गया है, इसलिए इसका जो नाम भी इसके अंदर दोनों का दिया गया है कि वचनिका रतन सिंह राठौड़ व महेश दासोत्री। तो पढ़ते हैं इनके बारे में, जो कि दारा सिकोह की तरफ से जसवंत सिंह प्रथम के नेतृत्व में है, जो कि औरंगजेब से युद्ध करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे देता है। लिखिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फिर एक पढ़ेंगे जो कवि वृंद ने लिखी थी, वचनिका रूप सिंह राठौड़री। चलो आगे लिखते हैं। वचनिका रतन सिंह राठौड़ व महेश दासोत्री, 2 नंबर लगा के लिखे। वचनिका रूप सिंह रतन सिंह राठौड़ महेश दासोत्री, बीकानेर का था। किसके द्वारा लिखी गई है इसके बारे में बात करें, यह है जो कि जग्गा खिड़िया के द्वारा लिखी गई है, जग्गा खिड़िया। ठीक है, इसके अंदर बस 1-2 लाइन लिखनी है। मुख्य रूप से हम बात करें तो ये जो ग्रंथ है, ये जो हम कह सकते हैं जो वचनिका है, वचनिका जो ग्रंथ है, इसमें रतलाम का जो रतन सिंह था, रतलाम का रतन सिंह राठौड़ वह बीकानेर के महेश दासोत की वीरता पर लिखा गया ग्रंथ है। ये किस पे लिखा गया ग्रंथ है? ये ग्रंथ है रतलाम का था रतन सिंह, रतलाम के रतन सिंह राठौड़, रतलाम के रतन सिंह राठौड़ व बीकानेर के महेश दासोत की वीरता पे लिखा गया है, की वीरता पर लिखा गया है, जिसमें दारा सिकोह के हम कह सकते हैं सेना, जिसमें दारा सिकोह की तरफ से क्या करते हैं, जसवंत सिंह प्रथम के नेतृत्व में है, जो कि किससे, औरंगजेब से है, जो कि युद्ध करते हुए ये क्या करते थे, अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। तो लिख सकते हैं, लिखिए फटाफट से कि दारा सिकोह की तरफ से किसके नेतृत्व में युद्ध करते हैं, जसवंत सिंह प्रथम के नेतृत्व में। दारा सिकोह की तरफ से जसवंत सिंह प्रथम के नेतृत्व में, जसवंत सिंह प्रथम के नेतृत्व में किससे युद्ध करते हुए, औरंगजेब से युद्ध करते हुए क्या कर देते हैं, अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। औरंगजेब से युद्ध करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, आहुति दे देते हैं। तो ये थी, इसके अंदर हम बात कर सकते हैं जैसे कि वचनिका रतन सिंह राठौड़ व महेश दासोत की जो जग्गा खिड़िया के द्वारा लिखी गई वचनिका था। तो इसके अंदर बस ये 2 बातें याद रखनी है कि ये जो ग्रंथ है, रतलाम का जो शासक था रतन सिंह राठौड़ व बीकानेर का था महेश दासोत, इनकी वीरता के ऊपर जो कि लिखी गई है।
और दारा सिकों की तरफ से है जो कि जसवंत सिंह प्रथम के नेतृत्व में है, जो कि हम कह सकते हैं ये औरंगजेब की सेना से है जो कि लड़ रहे थे और मारे गए। फिर लिखिए वचनिका रूप सिंह राठौड़री, जो कि कवि वृंद के द्वारा लिखी गई। और वो जो ग्रंथ है हम बात कर सकते हैं इसके बारे में कि किशनगढ़ का जो शासक के समय, किशनगढ़ के शासक के समय है जो कि ये लिखी गई, जिसमें जो जानकारी मिलती है राव सिंहा से रूप सिंह तक की जो वंशावली देखने को मिलती है। वचनिका रूप सिंह राठौड़ की 3 नंबर लगा के लिखे। उसके बाद में वचनिका रूप सिंह राठौड़री, वचनिका रूप सिंह राठौड़री किसके द्वारा लिखी गई है? कवि वृंद के द्वारा लिखी गई है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? कवि वृंद के द्वारा लिखी गई है, जिसमें जानकारी की बात करें तो राव सिंहा से रूप सिंह तक की है जो कि जानकारी इसमें वंशावली मिलती है। इसमें राव सिंहा से रूप सिंह तक की है जो कि वंशावली इसमें देखने को मिलती है। राव सिंहा से रूप सिंह की वंशावली तक की वंशावली इसमें मिलती है, तक की वंशावली इसमें मिलती है। ठीक है, और ये किसके समय में लिखी गई? किशनगढ़ के शासक के समय में लिखी गई थी। ये ग्रंथ किशनगढ़ के शासक के समय में लिखी गई, शासक के समय लिखी गई, समय लिखी गई। और ये हम कह सकते हैं साथियों, जो 3 वचनिका जो ग्रंथ है ये हम लोगों ने है जो कि पढ़ लिए। इसमें जो महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं वचनिका ग्रंथ यही रहेंगे, और जो हम लोगों ने ख्यात ग्रंथ पढ़ लिए, वचनिका पढ़ लिए, और उसके बाद में यानी नेक्स्ट कल के सेशन में हम पढ़ेंगे आपके राजस्व ग्रंथ पढ़ेंगे। तो तब तक क्या करते हैं साथियों, यानी बहुत शानदार तरीके से आज के सेशन को यहाँ पे हम कह सकते हैं डिस्क्राइब किया है, और अच्छे से मैं हम कह सकते हैं आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं कल के सेशन में। अगर आप अग्रिम हम कह सकते हैं तैयारी करके हैं ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी रहे, तो कल से हम कह सकते हैं इसी के अंदर जो इसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, इस टॉपिक को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। तो राजस्व ग्रंथ हम लोग है जो कि शुरू करेंगे कल, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं साथियों एक नई जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।